दोस्तों, कल्पना कीजिए आप और आपके कुछ दोस्त एक परित्यक्त खदान के अंदर गए हैं खजाना ढूंढने की तलाश में। लेकिन अचानक अगर आपको पता चले उस खदान के अंदर अभी भी कुछ ऐसा मौजूद है जो इंसानों जैसा दिखता है, लेकिन असल में इंसान नहीं है और वे कई सालों से अंधेरे में छिपे हुए हैं, सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करते हुए, नए शिकार का। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कुछ लोगों का वो भयानक अनुभव जो अनजाने में एक अभिशप्त जगह के अंदर पहुंच गए थे। फिल्म की शुरुआत कुछ युवाओं से होती है जो इंडोनेशिया के घने जंगल में छुट्टियां बिताने आए हैं। इसी समूह का एक सदस्य अचानक जमीन पर एक पुराने जाल जैसी चीज देखता है। देखने से ही पता चलता है कि ये कई सालों से वहीं पड़ी हुई है, इसलिए वो उसे उठा लेता है और जंगल के अंदर थोड़ा आगे चलते हुए बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर सामने एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। जिज्ञासावश वो गुफा के अंदर चला जाता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ जाल अंदर फेंक देता है ताकि बाहर कोई गलती से इसमें पैर न रख दे। इसके बाद वो अपना लाइटर जला लेता है ताकि गुफा के अंदर अच्छी तरह देख सके। लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसका पैर जैसे नीचे की ओर खींचा जा रहा है। कुछ ही पलों में वो डर जाता है। घबराहट में उसके हाथ से लाइटर जमीन पर गिर जाता है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है ताकि किसी खतरे से खुद को बचा सके, लेकिन कुछ करने से पहले ही उसका शरीर पूरी तरह नीचे की ओर खिंचने लगता है, यहाँ तक कि बंदूक भी उसके हाथ से छिटक कर गिर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई आकर उसकी मदद करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी चीख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। एक समय खोजकर्ताओं का दल उसी जंगल में पहुंचता है। वे एक खास जगह की तलाश में आए होते हैं। उनके साथ एक कैप्टन भी होता है जिसका नाम अरिजीत है। उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे अभियान के दौरान सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और जिन जगहों में वे प्रवेश करेंगे उन्हें पहले जांचना कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। सबसे पहले अरिजीत अकेले ही गुफा के अंदर जाता है ताकि देख सके कि जगह सुरक्षित है या नहीं। अंदर जाते ही वो उस एशियाई युवक की सड़ी गली लाश देखता है जिसे कई साल पहले रहस्यमय तरीके से नीचे की ओर खींच लिया गया था। इधर टीम के बाकी सदस्य गुफा के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि कब अरिजीत अंदर की जांच करके बाहर आएगा और उन्हें अंदर रह जाने का संकेत देगा। अचानक गुफा के अंदर से एक भयानक चीख की आवाज आती है। आवाज सुनकर सभी डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई अजीब सा जानवर होगा, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि अरिजीत मजाक कर रहा था। वो उस खोपड़ी को हाथ में लेकर बाहर आता है और सबको डराने की कोशिश करता है, लेकिन टीम के बाकी सदस्यों को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे अपने नेता आर्यन से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि वो अरिजीत को समझा दे कि भविष्य में ऐसा व्यवहार न करे। आर्यन भी उनकी बात से सहमत होता है। टीम में एक जापानी खोजकर्ता लड़की भी थी जिसका नाम अनिका था। वो सबको शांत करती है और समझाती है कि वे यहाँ शोध और खोज के उद्देश्य से आए हैं, झगड़ा करने या एक दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं। इसके बाद अरिजीत सबको बताता है कि गुफा का अंदरूनी हिस्सा फिलहाल सुरक्षित लगता है, इसलिए अब वे चाहें तो अंदर जाकर खोज शुरू कर सकते हैं। टीम में एक युवक था जिसका नाम रोहित था और उसकी प्रेमिका ईशा, लेकिन ईशा गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होती। वह डर के कारण बाहर ही रहना चाहती है और रोहित से कहती है कि वो अकेले अंदर जाकर देखा है। इसके बाद रोहित अनिका को साथ लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और उनकी खोज यात्रा शुरू होती है। बाहर मौजूद बाकी सदस्य चारों ओर नजर रखकर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनके साथ एक इंजीनियर अमित भी था जिसे खास तौर पर इस अभियान में तकनीकी सहायता के लिए लाया गया था। कुछ समय बाद पता चलता है कि इस पूरे अभियान की योजना वास्तव में रोहित ने ही बनाई थी। उसने ही सबको पैसे देकर इस अभियान में शामिल होने के लिए राजी किया था। तब अमित आर्यन से पूछता है कि रोहित इस गुफा की खोज करने में इतना रुचि क्यों दिखा रहा है, लेकिन आर्यन बताता है कि वो असली कारण नहीं जानता। उसके अनुसार शायद रहस्य खोजने का रोमांच और कुछ नया खोजने की जिज्ञासा ही रोहित को ऐसी जगह पर ले आई है। उधर गुफा की गहराई में रोहित और अनिका अपनी खोज जारी रखते हैं। अनिका अपने आसपास मिली अजीब चीजों को ध्यान से देख रही थी। इसी दौरान उन्हें पत्थर पर किया हुआ एक नक्काशीदार टुकड़ा मिलता है जिसमें लगता है कि पास ही किसी गुप्त रास्ते का संकेत उकेरा हुआ है। वे जहाँ खड़े थे वहाँ से फिर गुफा के बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वे उस मिट्टी वाली जगह को ढूंढने लगते हैं जिसके बारे में उन्होंने पत्थर पर उकेरी हुई लिखावट में पढ़ा था। कुछ देर खोजने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो जगह उनकी मौजूदा स्थिति के ठीक विपरीत दिशा में है। इसके बाद पूरी टीम एक साथ आगे बढ़ने लगती है। काफी दूर चलने के बाद वे वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि सामने एक बंद दरवाजा है। तब उन्हें लगता है कि जो संदेश उन्हें मिला था वो जैसे जानबूझकर उन्हें यहाँ तक लाने के लिए ही रखा गया था। अरिजीत आगे बढ़कर दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से बहुत तेज बदबू बाहर आने लगती है। तब आर्यन अमित से पूछता है कि ये जगह आखिर क्या है। अमित समझाता है कि ये एक पुरानी खदान है जिसे कभी आदिवासी लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापान ने इंडोनेशिया के द्वीपों पर कब्जा कर लिया था तब आदिवासियों को ये जगह छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बाद में उन्हें पता चलता है कि जापानियों ने द्वीप की लगभग सभी खदानों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये खदान उनके नियंत्रण में नहीं आई। ये सुनकर आर्यन हैरान हो जाता है कि आखिर सिर्फ यही खदान अलग क्यों थी। वो इस बात को मन ही मन सोचने लगता है। इसके बाद अमित सबको चेतावनी देता है कि इस इलाके में भूकंप आने का खतरा है। वो पूरे इलाके की अच्छी तरह जांच करना चाहता है क्योंकि अगर भूकंप आया तो आसपास का क्षेत्र बड़े खतरे में पड़ सकता है।
अमित ये भी कहता है कि इस जगह की ठीक से जांच करने में उसे कुछ घंटे लगेंगे। रोहित इस पर सहमति जताता है और उसे जितनी जल्दी हो सके काम शुरू करने को कहता है ताकि बेवजह समय बर्बाद न हो। इधर टीम के बाकी सदस्य अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी समय रोहित ईशा के साथ खड़ा होकर बात कर रहा था। अचानक कहीं से एक गोली का टुकड़ा उड़कर उसके चेहरे पर लगता है और वो घायल हो जाता है। इसके बाद कुछ ही पलों में चारों ओर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। टीम के चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर कहां से या कौन उन पर हमला कर रहा है। आर्यन और उसकी अगुवाई में सुरक्षा टीम तुरंत गोलियों की दिशा में जवाबी फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन इससे भी हालात काबू में नहीं आते, बल्कि गोलियों की तीव्रता और बढ़ जाती है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस हमले को कैसे रोका जाए। तभी आर्यन के हाथ में एक शार्पनर का टुकड़ा आकर लग जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। स्थिति खतरनाक होते देख वो सबको तुरंत आदेश देता है कि वे खदान के अंदर जाकर शरण लें ताकि गोलियों से बच सकें। सब लोग तेजी से खदान के अंदर चले जाते हैं। सबसे आखिर में अंदर जा रहा था सुरक्षा टीम का एक कैप्टन जिसका नाम मनोज था। ठीक उसी समय वो खदान के दरवाजे के पास ठोकर खाकर गिर जाता है और उसके पीछे से कोई एक बम फेंक देता है। बम को देखकर वो जल्दी से हटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के झटके से आसपास की चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं और खदान का प्रवेश द्वार पूरी तरह पत्थरों से बंद हो जाता है। मनोज भी उस विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कुछ देर बाद सभी धीरे धीरे होश में आते हैं। वे मनोज के पास दौड़कर जाते हैं और देखते हैं कि उसका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका है। वे उसे पत्थरों के नीचे से निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उसका पैर एक बड़े पत्थर के नीचे फंसा हुआ था, इसलिए उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद उसका पैर पत्थर के नीचे से खींचकर बाहर निकाला जाता है। इससे उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उधर आर्यन थोड़ी दूर खड़ा होकर अपने अंदर गहरा अपराधबोध महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी टीम को सही तरीके से सुरक्षा नहीं दे पाया। उसी समय अमित उसके पास आकर बताता है कि जिस रास्ते से वे खदान के अंदर आए थे वो अब पूरी तरह पत्थरों से बंद हो चुका है, इसलिए उस रास्ते से बाहर निकलने का अब कोई तरीका नहीं है। तब अमित समझ जाता है कि अब वे इस खदान के अंदर ही फंस चुके हैं और उनके सामने कौन सा खतरा इंतजार कर रहा है ये कोई नहीं जानता। उनके सामने उस समय कोई आसान रास्ता नहीं था, इसलिए आखिरकार वे फैसला करते हैं कि उन्हें खदान के अंदर और गहराई में आगे बढ़ना होगा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अंदर कहीं कोई दूसरा बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए,